कैसा हो अगर कोई पक्षी उड़ान ही ना भरता हो? क्या हो अगर ऐसा पक्षी विशाल आकार का हो? और क्या हो अगर ऐसे पक्षी को वर्ल्ड का सबसे खतरनाक पक्षी कहा जाए? तो यही होगा कि हमें ये जानकर हैरानी होगी और हम ऐसे पक्षी के बारे में जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा जान लेना चाहेंगे। और ऐसे पक्षी के बारे में बताने के लिए ही तो आज की ये डॉक्यूमेंट्री बनाई गई है, जिसमें आप आज दुनिया के उस सबसे खतरनाक पक्षी के बारे में जानेंगे जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस बर्ड डिक्लेयर किया है। हो सकता है कि आप इसे ऑस्ट्रिच समझ रहे हो, लेकिन असल में ये ऑस्ट्रिच का दूर का रिश्तेदार कैसोवेरी है। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला कैसोवेरी दिखने में जितना खूबसूरत और अनोखा नजर आता है, हमला करने में ये उतना ही जानलेवा भी साबित होता है। कैसोवेरी आज तक एक मिस्ट्री बना हुआ था, क्योंकि घने जंगलों में रहने वाले कैसोवेरी के बारे में जानना साइंटिस्ट के लिए बहुत मुश्किल रहा है। ऐसे में इस अनोखे पक्षी के बारे में ये सब जानना बहुत इंटरेस्टिंग हो सकता है कि इसे मोस्ट डेंजरस बर्ड क्यों कहा जाता है, इसकी लाइफ कैसी होती है, इस बर्ड को कैसोवेरी नाम क्यों मिला, ये कहाँ रहता है, इसकी फैमिली लाइफ कैसी होती है, इसकी ईटिंग हैबिट्स कैसी होती है, जंगलों में क्या इसके भी कई दुश्मन होते हैं, क्या ये ऑस्ट्रिच या ईम्यू से क्लोजली जुड़ा हुआ है, इसका डायनासोर से क्या कनेक्शन है और ये कब घातक हमला कर सकता है। ऐसा ही और भी बहुत कुछ कैसोवेरी के बारे में जानने के लिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री को पूरा देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसोवेरी की लाइफ को थोड़ा और करीब से। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के घने जंगलों में रहने वाला एक बेहद खूबसूरत और सबसे खतरनाक पक्षी है कैसोवेरी। अकेले रहना पसंद करने वाला ये बर्ड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट और वेटलैंड्स में रहा करता है। इसकी कलरफुल अपीयरेंस देख कर के हर कोई इसकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाता है, लेकिन इसे किसी से मिलना जुलना कुछ खास पसंद नहीं, क्योंकि ये शाय नेचर का बर्ड है जो अपने हाल में मस्त रहना ही पसंद करता है। इसे वाइल्डनेस और नेचर का सिंबल माना जाता है। कई कल्चर्स में इसे फर्टिलिटी का सिंबल भी समझा जाता है और पावरफुल फीमेल क्रिएटर फिगर के तौर पर भी इसे देखा जाता है। कुछ कल्चर्स कैसोवेरीज को पूर्वजों के पुनर्जन्म के रूप में भी देखते हैं, तो इसे मानव और पशु जगत के बीच मध्यस्थ के रूप में भी इसे देखा जाता है। कैसोवेरी को देखकर आपको जरूर एम्यू और ऑस्ट्रिच का ख्याल आता होगा, क्योंकि उन्हीं की तरह कैसोवेरी भी एक रेटाइट ही है। रेटाइट सबसे एंशिएंट लिविंग बर्ड्स कहलाते हैं। ये ऐसे फ्लाइटलेस बर्ड्स होते हैं जो कि उड़ नहीं सकते। इनका बॉडी का साइज काफी ज्यादा होता है और इनके विंग्स उड़ान भरने के लिए डेवलप्ड नहीं होते। इन बर्ड्स की बॉडी में ब्रेस्ट बोन पर वो कील बोन नहीं पाई जाती जिससे फ्लाइट मसल्स अटैच होती है, इसलिए ये उड़ान नहीं भर सकते, सिर्फ जमीन पर चल फिर और दौड़ सकते हैं। इनकी हैवी सॉलिड बोन्स होती है, जबकि फ्लाइंग बर्ड्स की लाइट वेट हॉलो बोन्स होती है, जिनकी मदद से वो उड़ पाते हैं। और यही रीजन है कि रेटाइट्स बर्ड्स तो होते हैं लेकिन उड़ते नहीं हैं। वैसे आपको क्या लगता है, कैसोवेरी को इसका अफसोस होता होगा कि वो उड़ान नहीं भर सकता? मुझे लगता है कि ऐसा शायद ही होता होगा, क्योंकि कैसोवेरी के पास इतने सारे यूनिक फीचर्स हैं कि उड़ने का ख्याल तो शायद उसके दिमाग में आता ही नहीं होगा। इसके पास साइज है, स्पीड है, इंटेलिजेंसी भी है और अपने बचाव के लिए मजबूत पंजे भी है। इसका शरीर घने ब्लैक फेदर्स से ढका रहता है, जिसे दूर से देखने पर ये बालों जैसे नजर आते हैं। ये फेदर्स घने रेन फॉरेस्ट में रहते हुए इस बर्ड को नुकीले कांटों और झाड़ियों से प्रोटेक्टेड बनाए रखते हैं। कैसोवेरी मेल्स के कंपैरिजन में फीमेल्स ज्यादा बड़ी और ज्यादा ब्राइट कलर लिए होती हैं। एक एडल्ट मेल कैसोवेरी 5 फुट से लेकर 5 फुट 11 इंच तक लंबा हो सकता है, तो फीमेल कैसोवेरी की हाइट 6 फीट या उससे थोड़ी ज्यादा भी हो सकती है। मेल का वजन 55 किलो तक होता है, तो फीमेल का 60 किलो और उससे थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। एक एडल्ट कैसोवेरी का स्किन कलर जनरली जेट ब्लैक होता है। इसकी बॉडी और टेल पर ब्लैक सैटिन जैसे फेदर्स होते हैं और नेक और हेड ब्राइट ब्लू कलर के होते हैं। इसकी नेक पर एक यूनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, जिसे वॉटल्स कहा जाता है। ये स्किन का चमकदार पाउच जैसा होता है जो नेक से नीचे लटका रहता है। इन वॉटल्स का कलर ब्लू, रेड, पर्पल, पिंक या व्हाइट हो सकता है, जो कैसोवेरी की डिफरेंट स्पीशीज और सब स्पीशीज पर डिपेंड करता है। इनका पर्पस शायद बर्ड के मूड को बताना है या फिर कैसोवेरीज के बीच इंटरैक्शंस में इनका यूज होता है।
कैसोवरी के हेड पर एक यूनिक क्राउन होता है। हेलमेट जैसे इस स्ट्रक्चर को कैस्क कहा जाता है। एक स्पंज जैसे मटेरियल से बना कैस्क केराटिन की थिक लेयर से कवर रहता है। केराटिन वही है जिससे हमारे नेल्स बने हैं। ये काफी सख्त होता है। ये कैस्क कैसोवरी के लिए किस तरह यूजफुल है, इस बारे में अभी तक कुछ भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये माना जाता है कि शायद कैस्क इस बर्ड की एज या उसके डोमिनेंस को शो करता होगा, या फिर घने जंगलों में रहने वाले इस पक्षी के हेड को शॉक से बचाने के लिए शॉक अब्सॉर्बर या हेलमेट की तरह काम करता होगा। वैसे फीमेल कैसोवरी का कैस्क मेल कैसोवरी के कैस्क से काफी लार्ज होता है। कैसोवरी को अपना ये यूनिक नेम मिलने में भी कैस्क का रोल है, क्योंकि दो पापून वर्ड्स कासू और वेरी से मिलकर बना है ये नाम कैसोवरी। कासू का मतलब हॉर्न होता है और वेरी का मतलब हेड, यानी ऐसा बर्ड जिसके हेड पर हॉर्न हो, जिसे हम हेलमेट या कैस्क भी कह सकते हैं, वही कैसोवरी है। कैसोवरी की ब्राउन या लाइट ब्राउन आईज होती हैं। इसके एक शॉर्ट ब्लैक कलर की पॉइंटेड बीक होती है, यानी कि चोंच। कैसोवरी के पावरफुल लेग्स और शार्प क्लॉज इसे खास पहचान दिलाते हैं। इनका इस्तेमाल कैसोवरी न केवल डेंस फॉरेस्ट में नेविगेशन के लिए करता है, बल्कि डिफेंस में भी ये उसके लिए काफी मददगार साबित होते हैं। कैसोवरी के पावरफुल और स्ट्रॉन्ग लेग्स ग्रे कलर के होते हैं। लेग्स और फीट स्कूथ से कवर्ड रहते हैं, जो कि एक थिक प्रोटेक्टिव लेयर होती है। इसके फुटप्रिंट्स काफी बड़े होते हैं। इन्हें देखकर ही साइंटिस्ट कैसोवरी की प्रेजेंस को डिटेक्ट करते हैं। कैसोवरी के हर फुट में 3 फॉरवर्ड पॉइंटिंग टोज होती हैं, जिनके स्ट्रॉन्ग क्लॉज भी होते हैं, जो दौड़ते समय ग्रिप बनाते हैं। इन 3 टोज में से इनर टो में एक 5 इंच का लंबा स्पाइक होता है, जिसे एक खंजर जितना नुकीला और पैना नाखून भी कहा जा सकता है। यही वो हथियार है जो खतरे में पड़े कैसोवरी की जान बचा सकता है। इसी के दम पर कैसोवरी अपने दुश्मन को चीर सकता है। जब कभी कैसोवरी या उसके बच्चों पर कोई खतरा मंडराता है, तो अपनी एक स्ट्रॉन्ग किक के साथ कैसोवरी इसी स्पाइक से अटैक करता है, जो कि एक इंसान के पेट को चीर सकता है और उसके वाइटल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है। कैसोवरी का एक अटैक किसी इंसान की जान ले सकता है, इसलिए कैसोवरी बन जाता है दुनिया का सबसे खतरनाक पक्षी। हवा में छलांग लगाकर किक करने वाला कैसोवरी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भाग सकता है और हवा में 5 फीट तक जंप भी कर सकता है। मेल कैसोवरी में एक टेल पाई जाती है, जबकि फीमेल्स में टेल नहीं पाई जाती। मेल और फीमेल कैसोवरी में साइज, वजन और टेल जैसे डिफरेंसेस होने के बावजूद मेल और फीमेल कैसोवरी को आइडेंटिफाई करना आसान नहीं होता। कैसोवरी का साइंटिफिक नेम कैसवरीज है। ये बर्ड कैसोरेडी फैमिली का मेंबर है और ऑर्डर कैसोरीफॉर्म से बिलोंग करता है। इस ऑर्डर में कैसोवरी के साथ ईम्यू भी शामिल है। तो ऐसे में कैसोवरी और ईम्यू में काफी सिमिलैरिटीज हो सकती हैं और कुछ डिफरेंसेस भी, जिनके बारे में हम आगे जानने वाले हैं। और हाँ, ऑस्ट्रिच का दूर का रिश्तेदार होने के नाते ऑस्ट्रिच से भी तो कैसोवरी का कोई बॉन्ड होगा ही, इसलिए इनके बीच की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस को भी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और अभी जानते हैं कैसोवरी की स्पीशीज के बारे में। कैसोवरी की 3 लिविंग स्पीशीज मौजूद हैं: सदर्न कैसोवरी, नॉर्दर्न कैसोवरी और ड्वार्फ कैसोवरी। इनमें से सदर्न कैसोवरी लार्जेस्ट कैसोवरी है और ड्वार्फ कैसोवरी स्मॉलेस्ट। सदर्न कैसोवरी को ही कॉमन कैसोवरी के तौर पर जाना जाता है। इसे डबल वॉटल्ड कैसोवरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके ब्राइट ब्लू हेड और थ्रोट पर 2 रेड वॉटल्स पाए जाते हैं। ये लगभग 5.6 फीट टॉल होते हैं और लो लैंड रेन फॉरेस्ट इनके हैबिटेट है। वहीं कैसोवरी की सेकेंड स्पीशीज नॉर्दर्न कैसोवरी है, जिसे सिंगल वॉटल्ड कैसोवरी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके थ्रोट पर एक सिंगल वॉटल ही रहता है। ये स्पीशीज नॉर्दर्न न्यू गिनी के लो लैंड रेन फॉरेस्ट में और तटीय दलदलों में रहा करते हैं। कैसोवरी की थर्ड स्पीशीज है ड्वार्फ कैसोवरी। ये बाकी 2 स्पीशीज से स्मॉल है। ये लगभग 3.5 फीट टॉल होता है और इसका वजन लगभग 29 किलोग्राम तक होता है, इसलिए इसे लिटिल कैसोवरी भी कहा जाता है। और क्योंकि ये न्यू गिनी के ऊंचे इलाकों में रहने वाली स्पीशीज है, इसलिए इसे माउंटेन कैसोवरी भी कहते हैं। कैसोवरी की तीनों स्पीशीज में ये सबसे ज्यादा कलरफुल है, लेकिन बाकी 2 स्पीशीज की तरह इसमें वॉटल्स नहीं पाए जाते।
बल्कि उनकी जगह एक राउंड पर्पल स्पॉट होता है। कैसोवरी की ये तीनों ही स्पीशीज काफी हद तक सिमिलर और कुछ हद तक अलग अलग हैं। ये जानने के बाद बारी आती है ईम्यू और कैसोवरी के बीच के कनेक्शन को समझने की। तो ईम्यू, जिसे कि ईमू भी कहा जाता है, ये और कैसोवरी एक ही ऑर्डर से बिलोंग करते हैं। इनके बीच शायद यही सिमिलैरिटी है, क्योंकि बाकी तो इनमें सिर्फ डिफरेंसेस ही है। क्योंकि ईम्यू कैसोवरी से टॉल होता है, लेकिन कैसोवरी ज्यादा हैवी बर्ड है। ईम्यू सिंगल स्पीशीज है, जबकि कैसोवरी की 3 स्पीशीज पाई जाती हैं। कैसोवरी की तरह ईम्यू के पास अट्रैक्टिव कैस्क और लार्ज वॉटल नहीं पाए जाते। ना ही ईम्यू के फेस और नेक पर ब्राइट कलर होते हैं। इनकी बॉडी को कवर करने वाले फेदर्स भी डिफरेंट होते हैं, क्योंकि ईम्यू की बॉडी पर सॉफ्ट ब्राउन प्लमेज होते हैं और कैसोवरी के ब्लैक फेदर्स होते हैं। ईम्यू ऑस्ट्रेलियाई मेनलैंड का नेटिव है और कैसोवरी ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी के रेन फॉरेस्ट में रहा करता है। इसी तरह ऑस्ट्रिच और कैसोवरी के बीच भी काफी सिमिलैरिटीज हैं। ये दोनों ही रेटाइट्स हैं, यानी कि फ्लाइटलेस बर्ड्स, और दोनों ही बहुत फास्ट रनर्स हैं। दोनों की ही किक बहुत स्ट्रॉन्ग और जानलेवा होती है और दोनों ही लार्ज, टॉल और हेवी बर्ड्स हैं। जहां तक डिफरेंसेस की बात है तो इनकी फैमिली डिफरेंट है। ऑस्ट्रिच स्ट्रोथियनिडी फैमिली से बिलोंग करता है और ये कैसोवरी से ज्यादा लार्ज और टॉल होता है। कैसोवरी के हैबिटेट से अलग ऑस्ट्रिच अफ्रीकन डेजर्ट्स में रहा करता है। इसके पास कैसोवरी की तरह कैस्क और ब्राइट कलर्ड बॉडी पार्ट्स भी नहीं होते और इस तरह कैसोवरी ईम्यू और ऑस्ट्रिच से अपना बॉन्ड शेयर करता है, जिसमें कुछ सिमिलैरिटीज होती है तो कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि कैसोवरी डायनासोर से भी क्लोजली कनेक्टेड है, क्योंकि कैसोवरी ऐसा एंशिएंट बर्ड माना जाता है जो आज से लगभग 60 मिलियन साल पहले उस समय इवॉल्व होना शुरू हुआ जब डायनासोर पृथ्वी पर राज करते थे। हालांकि सभी बर्ड्स डायनासोर्स के वंशज माने जाते हैं, लेकिन कैसोवरी सबसे ज्यादा सिमिलर है डायनासोर्स से, खासकर सदर्न कैसोवरी के 3 पंजे वाले पैर, उसकी आंखें, कैस्क और ब्राइट कलर की नेक डायनासोर की तरह ही दिखाई देती है। इनकी बूमिंग कॉल जो घने जंगलों को चीरते हुए आपस में कम्युनिकेट करने का जरिया बनती है, वो भी डायनासोर्स की ही याद दिलाती है। वॉइस के साथ साथ कैसोवरीज के सभी सेंसेस काफी शार्प होते हैं, जिनका यूज करके ये घने जंगलों में आराम से गुजर बसर करते हैं। इनका हियरिंग सेंस भी काफी स्ट्रांग होता है। ये आसानी से लो पिच्ड साउंड्स को डिटेक्ट कर सकते हैं। कैसोवरी जो साउंड प्रोड्यूस करता है उसे 3 मील की दूरी से भी सुना जा सकता है। आपस में कम्युनिकेट करने के लिए कैसोवरीज हिज और विसल साउंड का यूज करते हैं। स्मेल को प्रोसेस करने वाला ब्रेन का पार्ट कैसोवरी में काफी लार्ज होता है, इसलिए ज्यादातर मॉडर्न बर्ड्स के कंपैरिजन में कैसोवरी का स्मेल सेंस काफी अच्छा होता है। ये स्मेल सेंस घने जंगलों में और पत्तों के ढेरों में खाना ढूंढना कैसोवरी के लिए आसान बना देता है। कैसोवरी की आईसाइट भी काफी अच्छी होती है। बहुत सी बर्ड्स की तरह कैसोवरीज भी अल्ट्रा वायलेट लाइट को देख सकते हैं, जिसे देखना ह्यूमन आईज के बस की बात नहीं। इसका एडवांटेज कैसोवरी को खाना सर्च करते समय मिलता है। कैसोवरी एक डायनल बर्ड है जिसके दिन का 1/3 हिस्सा खाने की तलाश में ही निकल जाता है। कैसोवरी एक ओमनिवोर है, यानी इसकी डाइट में प्लांट्स और एनिमल्स दोनों शामिल हैं। वैसे तो इस बर्ड को अलग अलग तरह के फ्रूट्स, सीड्स और शूट्स खाने पसंद हैं, लेकिन अगर कभी अपनी पसंद का फूड इसे ना मिल पाए तो इसे दूसरे ऑप्शंस के जरिए पेट भरने की तरकीब भी आती है, क्योंकि फ्रूट्स ना मिलने पर ये फंगी, रोडेंट्स, स्मॉल बर्ड्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स और स्नेक्स को भी अपनी डाइट का हिस्सा बना लेता है। खाना खाने में इसकी चोंच का बड़ा ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि अपनी चोंच से खाने को उठाकर ये हवा में उछालता है और फिर इसे अपने मुंह के अंदर डालकर निगल जाता है। ये फूड आइटम को टुकड़ों में तोड़ने की बजाय साबुत ही निगलता है। ये अपने मुंह को काफी ज्यादा वाइडली ओपन कर सकता है, इसलिए काफी बड़े बड़े फ्रूट्स और सीड्स भी ये निगल जाता है। लेकिन कैसोवरी का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट इतना बड़ा नहीं होता कि ऐसे लार्ज फ्रूट्स और सीड्स को पूरी तरह डाइजेस्ट कर सके। तो ऐसे में भले ही कैसोवरी हवा में उछालकर बड़े अनोखे अंदाज में लार्ज फ्रूट्स को निगल जाता हो, लेकिन उसे पूरी तरह डाइजेस्ट नहीं कर पाता और उसके ड्रॉपिंग्स में फ्रूट सीड्स मौजूद रहते हैं जो पार्शियली डाइजेस्टेड होते हैं।
अब ये बात इसलिए इतनी इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि कैसोवरी का ये एक्ट रेन फॉरेस्ट को ग्रो करने में काफी मददगार साबित होता है। भले ही कैसोवरी को इस बारे में कुछ पता ना हो, लेकिन ऐसे पार्शियली डाइजेस्टेड सीड्स फॉरेस्ट की रीजनरेशन में काफी हेल्प करते हैं। खाने के साथ पानी पीना भी तो जरूरी है, इसलिए कैसोवरी स्ट्रीम्स के किनारे खड़े रहकर या आराम से बैठकर पानी पीते हैं। इन्हें पानी से डर नहीं लगता क्योंकि ये बहुत अच्छे स्विमर्स हैं जो शैलो वाटर में नहाना पसंद करते हैं। ये लंबी दूरी तक तैर सकते हैं और बड़ी बड़ी नदियों में तैरकर भी पार जा सकते हैं। इसका मतलब कैसोवरी को एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बर्ड कहा जाना चाहिए क्योंकि ये दौड़ भी लगाता है, जरूरत पड़े तो जंप करके पेड़ की निचली डालियों से फ्रूट्स को तोड़कर भी खा लेता है। ये तैरना भी जानता है और अपने हैबिटेट की ग्रोथ को सपोर्ट करना भी जानता है। लेकिन क्या कैसोवरीज एक दूसरे को सपोर्ट करना पसंद करते हैं? बिल्कुल भी नहीं। कैसोवरी को अकेले रहना काफी पसंद है। सिर्फ मीटिंग सीजन में ही मेल और फीमेल पास आते हैं, बाकी समय इन्हें अपने अपने इलाके में आराम से रहना पसंद होता है। अगर कभी एक ही इलाके में दो मेल्स का आमना सामना हो जाता है तो वो अपने पंख फैलाते हैं, फड़फड़ाते हैं और एक दूसरे पर तब तक गुस्सा जताते रहते हैं जब तक कि उन दोनों में से कोई एक मेल उस इलाके से दूर जाने का डिसीजन नहीं लेता। लेकिन जब कभी एक इलाके में मेल की मुलाकात एक फीमेल कैसोवरी से होती है तो फीमेल कैसोवरी का घूरना भर ही मेल पर भारी पड़ जाता है और वो इस इलाके से दूर निकल जाता है। एक मेल कैसोवरी की टेरिटरी लगभग 1700 एकड़ में फैली होती है, यानी लगभग 7 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में, जबकि फीमेल की टेरिटरी इससे भी लार्ज होती है, जो कई मेल्स की टेरिटरी को ओवरलैप करती हुई हो सकती है। इस तरीके से अपनी लाइफ का ज्यादातर टाइम फीमेल अपने इलाके में ही बिताती है, लेकिन डिफरेंट मेल्स के इलाके में भी ये घूम सकती है। यूं तो एक फीमेल कैसोवरी कई मेल्स के साथ मेटिंग कर सकती है, लेकिन अक्सर उसे सेम मेल के साथ मैट करना ही ज्यादा पसंद आता है। मेटिंग सीजन में मेल कैसोवरीज दूसरे मेल्स की प्रेजेंस को फिर भी टॉलरेट कर लेते हैं, लेकिन फीमेल कैसोवरी दूसरी फीमेल को अपने इलाके में और अपनी पसंद के मेल पार्टनर के साथ बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती। रेन फॉरेस्ट में जब फ्रूट्स की भरमार होती है, उन महीनों में यानी जून से अक्टूबर के बीच इनका ब्रीडिंग सीजन यानी मेटिंग सीजन होता है। इस सीजन में फीमेल कैसोवरी मेल्स के प्रति कम अग्रेसिव होती है। इस समय मेल एंड फीमेल कैसोवरीज वोकल सिग्नल्स के जरिए घने जंगलों में कांटेक्ट बनाते हैं। मेल और फीमेल में से कोई भी कोर्टशिप शुरू कर सकता है। अगर मेल शुरुआत करता है तो पहले फीमेल कैसोवरी उसे दूर भगा देती है, लेकिन उसके बाद उसे पास आने देती है। एक मेल कैसोवरी फीमेल के चारों तरफ घूमकर लो रंबलिंग कॉल के जरिए फीमेल को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, और अगर फीमेल इनिशिएटिव लेती है तो वो मेल का पीछा करती है और उसके प्रति अपने अग्रेशन को काफी कम कर लेती है। एक दूसरे में परफेक्ट मेटिंग पार्टनर मिल जाने के बाद मेल और फीमेल कैसोवरी कुछ हफ्ते साथ रहते हैं और मेटिंग के बाद फीमेल कैसोवरी अंडे देती है, जिसके लिए दोनों मिलकर के नेस्टिंग साइट तलाशते हैं। घोंसले के लिए परफेक्ट जगह पेड़ों की जड़ों के आसपास या घनी हरियाली के बीच होती है, ताकि अंडों पर किसी की भी नजर ना पड़ सके। इसी वजह से साइंटिफिक स्टडी के लिए भी कैसोवरी के घोंसले तक पहुंचना काफी मुश्किल होता है। कैसोवरीज की ये नेस्टिंग साइट कोई कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि पत्तों का ढेर होता है, जिस पर फीमेल कैसोवरी 3 से 8 अंडे देती है। एलिप्टिकल शेप के ये अंडे ब्राइट ग्रीन या पेल ग्रीन कलर के होते हैं और एक अंडे का वजन लगभग 450 ग्राम होता है। अंडे देने के बाद मदर कैसोवरी की ड्यूटी पूरी हो जाती है और वो दूसरे मेल से मैटिंग करने के लिए चली जाती है, यानी अंडों को सेने से लेकर बच्चों को बड़ा करने तक की सारी जिम्मेदारियां सिर्फ फादर कैसोवरी की ही होती है। इस बात को वो अच्छी तरह जानता है, इसलिए अंडों को अगले 50 दिनों तक इंक्यूबेट करने के लिए उन पर बैठता है। उनके लिए टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए घोंसले में पत्ते बढ़ाने और घटाने में लगा रहता है। अंडों को सही तरह से मूव करना और एक डेडिकेटेड फादर की ड्यूटीज को पूरा करने में जुटा रहना शायद उसे बखूबी आता है, इसलिए वो अपने बच्चों को हर तरह से प्रोटेक्टेड रखते हुए बड़ा करता है। इस दौरान फादर क्रॉसोवेरी को अपने बच्चों को मदर क्रॉसोवेरी से भी बचाकर रखना होता है,
क्योंकि कई बार वो स्मॉल चिक्स को खा जाती है। वैसे ऐसा बहुत ही कम मामलों में होता है जब एक फीमेल कैसोवरी बच्चों की देखभाल में फादर कैसोवरी की मदद कर रही हो। फादर की कड़ी मेहनत और देख रेख के बीच जब अंडों से चीक्स बाहर आते हैं तो दिखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, लेकिन ये एडल्ट कैसोवरी से काफी अलग नजर आते हैं क्योंकि इनकी बॉडी पर गोल्डन और ब्राउन स्ट्राइप्स होती हैं जो कैमोफ्लेज का काम करती है। ये स्ट्राइप्स चीक्स के 3 से 6 महीने के होने पर गायब हो जाती है। इन बच्चों के 9 से 15 महीनों के होने तक फादर कैसोवरी को इनकी पूरी देखभाल करनी होती है क्योंकि उसके बाद ये बच्चे इंडिपेंडेंटली रहना सीख जाते हैं और अपना अलग इलाका भी बनाने लगते हैं। इसके बाद फीमेल कैसोवरी भी मेल कैसोवरी से मीटिंग के लिए लौट आती है। तब तक मेल कैसोवरी अपने बच्चों को लाइफ का हर एक गुर सिखाता जाता है, कैसे घोंसले के आसपास घूमना है, कैसे इंसेक्ट्स को पकड़कर खाना है और कैसे चारों तरफ मौजूद खतरों के प्रति सतर्क रहना है। बच्चे भी अपने फादर को फॉलो करते हुए उसके इंस्ट्रक्शन से लाइफ लेसन सीखते हुए बड़े और स्किल्ड होते जाते हैं। 1 साल के होने पर इनकी बॉडी एडल्ट की तरह डेवलप हो जाती है, लेकिन 4 से 5 साल के होने पर ही ये सेक्सुअली मैच्योर होते हैं। यंग एज में इन बच्चों को साथ साथ रहना काफी अच्छा लगता है, लेकिन एडल्ट होने के साथ इन्हें सॉलिटरी लाइफ पसंद आने लगती है। इसलिए ये अपनी टेरिटरी बनाकर अकेले लाइफ स्पेंड करना प्रेफर करते हैं। इस तरह घने जंगलों में घूमते हुए अपनी पसंद के फ्रूट्स को एंजॉय करते हुए और न्यू जनरेशंस को लाइफ लेसन सिखाते हुए एक कैसोवरी की लाइफ पूरी होती है और ये 12 से 19 साल तक की उम्र जीता है। अब यूं तो एडल्ट कैसोवरी के कोई नेचुरल एनिमीज नहीं होते क्योंकि ये खुद इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बर्ड है कि हर कोई इससे दूर ही रहना चाहता है, लेकिन इंसान इनके लिए एक बड़ा खतरा बनते हैं और जब कभी ऐसा होता है तो ये अपनी पावरफुल किक और खंजरनुमा नाखून से बदला लेना भी जानता है। एक एडल्ट कैसोवरी जानता है कि कैसे अपना बचाव करना है, लेकिन इसके बच्चे हमेशा खतरे में बने रहते हैं क्योंकि पाइथन, मॉनिटर लिजर्ड, न्यू गिनी सिंगिंग डॉग्स और पापून ईगल्स हमेशा इन्हें अपना खाना बना लेने की फिराक में रहते हैं। इसलिए कैसोवरी को अपने बच्चों की खास देखभाल करनी होती है। यूं तो कैसोवरी की तीनों ही स्पीशीज में से कोई भी ग्लोबली थ्रेटन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके सामने हैबिटेट लॉस का खतरा तो हमेशा बना ही रहता है। अब सोचने की बात है कि जो कैसोवरी रेन फॉरेस्ट के बहुत बड़े एरिया में सीड डिस्प्रेजल में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो अनडाइजेस्टेड बट वाइबल सीड्स के जरिए फॉरेस्ट की ग्रोथ में इतनी मदद करता है कि उसे गार्डनर ऑफ द फॉरेस्ट भी कहा जाता है। वो कैसोवरी हैबिटेट लॉस का शिकार बनता है। अब हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कैसोवरी उन फ्रूजीवोर्स यानी फ्रूट ईटर्स में से एक है जो रेन फॉरेस्ट के लार्ज फ्रूट्स को फैला सकते हैं, और ये ऐसी अकेली स्पीशीज है जो बड़े बीज वाले फलों को लॉन्ग डिस्टेंस तक ले जा सकती है। ऐसा करके कैसोवरी रेन फॉरेस्ट की डाइवर्सिटी को बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता आ रहा है। एक टेस्ट से तो ये भी पता चला है कि रेयर ऑस्ट्रेलियन रेन फॉरेस्ट ट्री राइपरोसा स्पीशीज कैसोवरी के डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से पास होने के बाद ज्यादा आसानी से अंकुरित होता है, यानी रेयर ट्रीज के एग्जिस्टेंस को बनाए रखने और उनकी संख्या को बढ़ाने का काम कैसोवरी बड़ी आसानी से कर देता है। आज हम इंसान भले ही भूल गए हों कि रेन फॉरेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है, लेकिन शायद कैसोवरी जानता है कि सर्वाइवल के लिए ये रेन फॉरेस्ट कितने ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसे शायद पता है कि इस प्लैनेट के बहुत से मोस्ट क्रिटिकल नेचुरल प्रोसेसेस को सपोर्ट और रेगुलेट करने में रेन फॉरेस्ट काफी मदद करते हैं, जैसे रेनफॉल, कार्बन डाइऑक्साइड का अब्जॉर्प्शन और क्लाइमेट चेंज से निपटना। तभी तो वो रेन फॉरेस्ट को बचाए और बनाए रखने में अपना कंट्रीब्यूशन देता है। लेकिन इसके बावजूद इकोसिस्टम के लिए जरूरी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट स्पीशीज को अपने सर्वाइवल के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि जंगलों को फार्मलैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, यंग कैसोवरीज को मीट के लिए खरीदा और बेचा जा रहा है, और इनकी इम्पोर्टेंस को इग्नोर करते हुए इन्हें व्हीकल स्ट्राइक्स के जरिए घायल किया जा रहा है, और डॉग्स और पिग्स जैसे एनिमल्स को इनके लिए थ्रेट बनाया जा रहा है। जबकि कैसोवरी का इरादा तो जानबूझकर इंसान को तकलीफ देने का है ही नहीं। कैसोवरी तो एक शाय बर्ड है जो इंसानों से बचकर संभलकर चलना ही पसंद करता है, जब तक कि उसे टीज ना किया जाए
जब तक उसे और उसके बच्चों को हार्म ना पहुंचाया जाए। तो ऐसे में जिम्मेदारी हम इंसानों की है कि हम अपने आप को मुश्किल में ना डालें और ना ही कैसोवरी को हम पर अटैक करने के लिए मजबूर होना पड़े। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा? इसके लिए सबसे पहले कैसोवरी को रिस्पेक्टफुली ट्रीट करना होगा। कैसोवरी से सामना करने की बजाय उसके इलाकों से दूरी बनाए रखनी होगी। उसके एग्स और चीक से दूर रहना होगा। उन्हें फीड करने से बचना होगा। उनके एरिया में ड्राइव करते समय केयरफुली ड्राइविंग करनी होगी ताकि उन्हें हर्ट ना हो। उनके सामने डॉग्स को खुला छोड़ने से बचना होगा। और अगर इतना सब ध्यान रखने के बाद भी एक कैसोवरी से सामना हो जाए तो भागने का इरादा रखने की बजाय शांत रहते हुए धीरे धीरे कदम पीछे लेने होंगे। हो सके तो ऐसी सिचुएशन में अपने सामने वाले हिस्से को बैग से कवर कर लिया जाए या फिर किसी पेड़ के पीछे छुप जाया जाए। ध्यान रखें कि भागने से कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि कैसोवरीज अक्सर काफी तेज दौड़ते हैं। तो इस तरह आप कैसोवरी के हमले से खुद को भी बचा सकते हैं और उसे भी कोई नुकसान पहुंचाने से बच सकते हैं। हमें ये समझना होगा कि ये अर्थ और ये रिसोर्सेज सिर्फ हमारे लिए नहीं है बल्कि इस प्लैनेट पर रहने वाले हर बर्ड और एनिमल के लिए भी है और अपनी जान बचाने का गुर भी हर एक के पास है। इसलिए सिर्फ अपना नहीं बल्कि सबका ख्याल रखते हुए जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। रियल ग्रोथ वही होती है। और अगर कैसोवरी को बचाना चाहते हैं तो हर साल 26 सितंबर को वर्ल्ड कैसोवरी डे पर ज्यादा से ज्यादा लोगों में कैसोवरी बर्ड के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड कीजिए। आपकी एक छोटी सी कोशिश इस यूनिक, ब्यूटीफुल और रेन फॉरेस्ट के गार्डनर कैसोवरी को प्रोटेक्टेड रख सकती है और ऐसी कोशिश करके आप बहुत सेटिस्फाइड महसूस कर सकते हैं। चाहे तो ट्राई करके देख लीजिए। और इसी के साथ अपना प्यार और सपोर्ट हमें देते रहिए। मैं रूबी पारिक फिलहाल आपसे कहूंगी मिलेंगे जल्दी ही। तब तक के लिए धन्यवाद।